Constitution. The topic for the day will be the preamble of the Indian Constitution. तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, बिफोर आई स्टार्ट माय लेक्चर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वी कैन से व्हाट इज प्रियम्बल, यानी कि प्रियम्बल का मतलब क्या है। देखिए, प्रियम्बल का हिंदी जो ट्रांसलेशन है, हिंदी में इसे बोलते हैं उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी बेसिक फिलॉसफी है, यानी कि जो सार है, यानी कि भारतीय संविधान जिस आधारभूत ढांचे के ऊपर बना है, यानी कि जिस बेसिक स्ट्रक्चर में बना है, और जो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पूरी की पूरी जो रिफ्लेक्ट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से ही रिफ्लेक्ट होती है। तो आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को स्टडी करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको हम लोग डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम लोग हमारे प्रियम्बल की स्पेशलिटी के बारे में आपको बताएंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताएंगे। तो ये हमारा जो लेक्चर है, ये इसका पार्ट 1 है। हमारा जो लेक्चर का जो पार्ट 2 होगा वो भी प्रियम्बल से ही रिलेटेड होगा, लेकिन हम उसमें प्रियम्बल को इंटरप्रेट करेंगे कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए, अ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप भारतीय संविधान की किताब उठाते हैं और आप उसके पहले पन्ने को अगर खोलते हैं तो वहां पर आपको ये प्रियम्बल मिलता है। दोस्तों, आपने अगर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होंगी 6th से लेकर 12th तक, तो आपको हर एनसीईआरटी की बुक के पहले पेज पर भी ये प्रियम्बल दिखता है। ठीक है ना। तो ये प्रियम्बल है क्या और इसका उद्देश्य क्या है, उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दें। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। सबसे पहले हम लोग इस लाइन पे फोकस करेंगे, और इस पूरी लाइन पर फोकस करने से पहले हम लोग सिर्फ इस पार्ट को देखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है। देखिए, दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं, मोस्टली सभी कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओपनिंग लाइन होती है वो होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। आप देखिए, जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1788 में, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली, यानी कि जो उसकी प्रियम्बल की जो ओपनिंग लाइन है वो भी है वी द पीपल। ठीक है ना। और अगर आप यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को देखेंगे और उसके प्रियम्बल को अगर आप देखेंगे, तो उसमें भी प्रियम्बल की जो पहली लाइन है वो है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइन का वी द पीपल का एक बहुत ही डीप मीनिंग यहां पर बनता है। तो ये कहने का मतलब क्या है, वी द पीपल मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि ये सीधा सीधा इसका मीनिंग ये है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी हमने एक इंडिया के बारे में जो भी इमेजिनेशन या जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने जो भी सोचा था कि इंडिया कैसा होगा और भारत कैसा होगा, भारत का संविधान कैसा होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए जो प्रतिज्ञा ली गई है, यानी कि उसके लिए जो निश्चय, यानी कि जो दृढ़ संकल्प लिया गया है, वो किसके द्वारा लिया गया है, वो लिया गया है हमारे द्वारा। यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किसने किया है, हमने, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन। तो सबसे पहला जो वर्ड हमारे यहां पे बनता है वो बनता है सॉवरेन। यानी कि सॉवरेन का मतलब क्या है। देखिए, सॉवरेन को हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता। ठीक है। तो सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन और द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी। देखिए, सॉवरेन, इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें लिखा गया है, इसमें जो वर्ड है वो है सॉवरेन। तो इसका मतलब क्या है कि भारत यानी कि इंडिया अपने डिसीजंस लेने के लिए, यानी कि अपने निर्णय लेने के लिए किसी भी एक्सटर्नल पावर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि भारत अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि देयर इज नो फोर्स अबव इंडिया, यानी कि
भारत के आंतरिक तथा भारत के बाहरी मामलों में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी और भारत के भाग्य का जो भी फैसला होगा वो स्वयं भारतीय करेंगे, ठीक है ना। और वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा और उसको तय कौन करेगा? उसको तय करेगा भारत का संविधान। यानी कि ऑल द डिसीजन, इंडिया विल टेक इट्स डिसीजंस according to the Constitution of India, and India will not be dependent upon any external power to take or to make its decisions. जैसे कि आपने देखा होगा 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले, हमारी आज़ादी से पहले इंडिया वॉज नॉट अ सॉवरेन स्टेट, ठीक है ना। तो भारत के जो भी निर्णय होते थे उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन इंडिया के अंदर अथॉरिटी होती थी, ठीक है ना। तो ब्रिटिश क्राउन इंडिया के ऊपर सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करती थी, ठीक है ना। लेकिन अभी जब भारत आज़ाद हो चुका है तो इंडिया अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, कोई भी शक्ति भारत से ऊपर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है अब ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग आगे लेक्चर करेंगे तो सॉवरेनिटी, जब हम फीचर्स पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसको हम लोग फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या है। सॉवरेनिटी का मतलब है कि इंडिया इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजंस, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो है सोशलिस्ट, ठीक है ना। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं समाजवाद। क्या बोलते हैं? समाजवाद, ठीक है। यानी कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब क्या है कि जो भारत की सरकार है, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है ना, यानी कि वो उसका जो कमिटमेंट है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। यानी कि भारत की सरकार, आप कहेंगे कि भारत की सरकार का एकमात्र उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना, ठीक है ना। इंडिया ना ही एक कम्युनिस्ट स्टेट है, यानी कि जहां पर किसी भी तरह की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखी जा सकती है, और इंडिया ना ही कोई कैपिटलिस्ट स्टेट है। यानी कि इंडियन इकोनॉमी क्या है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है वो प्राइवेट सेक्टर को टैक्स करती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर से टैक्स लेती है और उस पैसे को हमारे सामाजिक एवं आर्थिक विकास में लगाती है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि जो कंपनीज एक्ट है 2013 का जो अमेंडमेंट है, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर का जो भी प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, उसका 2% उनको खर्च करना है किन वर्क में? सोशल वर्क्स में, ठीक है ना। तो ये सोशलिज्म यही है। समाजवाद के अंदर क्या होता है? समाजवाद के अंदर आप देखिए ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी को इनकरेज किया जाता है और ना ही वो एक तरह से पूरी तरह से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर एक मिक्स्ड इकोनॉमिक पैटर्न लिया जाता है, ठीक है ना। और भारत की जो सरकार है वो बिल्कुल आप देखिए, इट इज कमिटेड फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि उसका जो एकमात्र उद्देश्य है वो सामाजिक एवं आर्थिक विकास है। तो ये हम लोग सोशलिज्म का, यानी कि सोशलिस्ट यहाँ पर इसका मतलब समझेंगे, ठीक है। अब हम अपने थर्ड वर्ड पे आते हैं। थर्ड वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, यानी कि इंडिया विल बी अ सेक्युलर स्टेट। तो फ्रेंड्स सेक्युलरिज्म, देखिए सेक्युलरिज्म का अगर मैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट देखूं तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन ऑन द अफेयर्स ऑफ स्टेट, यानी कि धर्म का राज्य की किसी भी गतिविधि में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सेक्युलरिज्म को इंडियन टर्म्स में डिफाइन करूं, यानी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करूं, अभी आप देखिए यूपीएससी मेंस का जो पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर जो सेक्युलरिज्म है, ठीक है ना, यहां पर जो टर्म लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यहां पर सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि भारतीय समाज में
धर्म यानी कि जो रिलीजन है उसका एक बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल, ठीक है ना। यानी कि जो धर्म है वो लोगों को एक तरह से मॉरली और स्पिरिचुअली एक गाइड करता है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि रिलीजन एक बहुत ही, जिसे बोलते हैं, एक इनहेरिटेड पार्ट है इंडियन कल्चर का। तो हम जो वेस्टर्न मॉडल है सेक्युलरिज्म का, उसको इंडिया में अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि इंडिया एज अ स्टेट, यानी कि भारत एक राज्य की तरह, यानी कि एक राष्ट्र की तरह, ठीक है ना, वो क्या करेगा, सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखेगा। दैट इट विल मेंटेन एन आर्म्स लेंथ डिस्टेंस विथ ऑल द रिलीजन, विच मीन्स दैट इट विल नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। यानी कि भारत एक राज्य की तरह किसी भी धर्म को प्रचारित नहीं करेगा, उसको प्रमोट नहीं करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भारत एक राज्य किसी भी धर्म को उसकी मतलब आप कह सकते हैं कि किसी भी धर्म के विकास में मदद नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर जितने भी धर्म हैं, ठीक है ना, सभी भारतीयों को किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट और इनेक्ट करने की फ्रीडम है। वो चाहे तो किसी भी धर्म का अनुकरण करें। अभी हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और जो स्टेट है इट विल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर रिलीजन, यानी कि हर एक के धर्म के विकास के लिए राष्ट्र समान रूप से अवसर प्रदान करेगा, हाँ, लेकिन किसी एक विशेष धर्म को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी कि दिस इज द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ये भारत का, इसे कहते हैं कि भारतीय पंथ निरपेक्षता है, ठीक है ना। तो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है कि राज्य किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। द स्टेट विल नॉट प्रमोट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट यू कैन से, इट विल नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, बट इट विल प्रोवाइड एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी रिलीजन टू ग्रो और टू प्रॉस्पर। ये हम लोग इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब कह सकते हैं। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। आपने डेमोक्रेसी को आप बचपन से सुनते आए हो कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी कि लोकतंत्र। तो देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या है। लोकतंत्र का मतलब है कि भारत में अगर आपसे पूछेगा हु रूल्स इंडिया, ठीक है ना, अगर भारत में शासन किसका है तो इंडिया इज रूल्ड बाय लॉ। भारत के अंदर विधि का शासन है। इंडिया इज रूल्ड बाय लॉ एंड हु विल मेक द लॉ, द पीपल ऑफ इंडिया विल मेक द लॉ, यानी कि भारत के लोग कानून बनाएंगे, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ऐसी गवर्नमेंट जो है टू द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। समझ में आया कि नहीं है। यानी कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो भारत की सरकार है वो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से ही है, ठीक है ना। तो हमारी डेमोक्रेसी को हम लोग कैसे एक्सरसाइज करते हैं, आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजते हो, जो भी आपके प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आप अपनी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, यानी कि जो राज्यों की विधानसभा है, वहां पर आप अपने विधायकों को चुनकर भेजते हो, ठीक है ना। तो आप उनको वोट करते हो, ठीक है ना, और वो आपकी तरफ से, ठीक है ना, ऑन योर बिहाफ, यू नो, दे मेक द लॉ, वो कानून बनाते हैं, ठीक है ना। और भारत में शासन किसका है, विधि, यानी कि कानून का शासन है, ठीक है ना। इन इंडिया देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड द लॉ इज मेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड द लॉ मेकिंग प्रोसेस इज वेरी डेमोक्रेटिक इन नेचर, ठीक है ना। जो लेजिस्लेचर्स हैं, चाहे पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटर्स होते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो लॉ बनाते हैं और उनको चुन के कौन भेज रहा है, आप भेज रहे हो। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप इंडिया के अंदर रूल कर रहे हो क्योंकि लॉ आप बना रहे हो। तो यही डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। और हम लोग आगे के लेक्चर्स में जब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो डेमोक्रेसी को हम लोग देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी कौन सी होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग फिर किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे है, क्योंकि जो भी लॉ मेकिंग यानी कि विधि बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें आपकी प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है, ठीक है ना। आपने क्या किया, अपने उम्मीदवारों को चुनकर संसद या फिर विधानसभा में भेजा है, ठीक है ना। तो भारत के जो भी फैसले होते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, लेकिन यह लोकतंत्र कैसा है, यह एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। उसके बाद
आप देखिए रिपब्लिक, अगला वर्ड जो है वो है रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिपब्लिक, अब देखिए अगर आप देखेंगे, आप ब्रिटेन को देखिए, ठीक है ना, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है वहां का क्राउन, ठीक है ना, यानी कि क्वीन। देखिए जो क्वीन है उसको यूनाइटेड किंगडम की जनता चुन के नहीं भेजती है, ठीक है ना, वो एक हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत एक पद है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है ना। लेकिन भारत में अगर आप बोलोगे कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है इंडिया के अंदर, ठीक है ना, तो इंडिया के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है ना, उसकी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है हमारे संविधान में, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली हम यानी कि भारत के लोग, वी द पीपल, यू नो, वी इलेक्ट आवर प्रेसिडेंट, हम अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जब हम लोग आगे संविधान पढ़ेंगे तो यह चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, इट इज़ एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। हमारे बिहाफ में हमारे एमएलएज और एमपीज, जो इलेक्टेड एमएलएज एमपी हैं, वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पर फिर भी इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है ना, वो उसको इलेक्ट कौन करता है? उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं, पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं। इसीलिए इंडिया क्या है? इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही एक जनरल एक मिसकंसेप्शन है लोगों को। आप देखेंगे हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग बोलते हैं कि इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, यानी कि भारत एक गणतंत्र बना। और 26 जनवरी को आपने देखा होगा परेड भी होती है, ठीक है ना, जिसको भारत का राष्ट्रपति इसकी सलामी लेता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों से ये पूछा जाता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए लोगों का जवाब क्या होता है। लोग बोलते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। जी बिल्कुल सही है, 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। पर अगर उस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था तो उसको संविधान दिवस बोलना चाहिए, उसको हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों बोलते हैं? जी, उसको गणतंत्र दिवस इसलिए बोला जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत को उसका पहला राष्ट्रपति मिला, ठीक है ना, जिसको कि भारत के लोगों के द्वारा चुना गया, ठीक है ना। हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली भारत के लोगों ने नहीं चुना, वो संविधान सभा जो थी हमारी उसी के मेंबर्स ने इसको चुना था। लेकिन फिर भी 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला चुना हुआ राष्ट्रपति भारत को मिला, इसीलिए हम उसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं, ठीक है ना। उसको संविधान दिवस नहीं, उसको क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोगों के दिमाग में रहता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है ना। चलिए अभी हम आगे देखेंगे। रिपब्लिक के बाद यहाँ पर आता है जस्टिस। जस्टिस यानी कि न्याय। यहाँ पर 3 तरह के जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है ना। तो देखिए 1917 का जो रशियन रेवोल्यूशन है, यानी कि जो रूस की क्रांति 1917 की, वहां से प्रेरणा लेकर यह 3 शब्द जोड़े गए। ये जो 3 तरह के न्याय यानी कि जस्टिस इंडिया में जोड़े गए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि किसी को भी, मतलब किसी भी इंसान पे सामाजिक रूप पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि सोशली एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है ना, एंड एवरीबडी विल हैव इक्वल सोशल राइट्स, ठीक है ना। तो उसको हम लोग सोशल जस्टिस बोलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जब हम फीचर्स पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है देयर विल बी नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है ना, यानी कि इंडिया में किसी भी तरह के वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि भारत में इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि हर एक के साथ आर्थिक रूप से न्याय किया जाएगा, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि सबको अपनी आर्थिक गतिविधि चलाने का समान अवसर मिलेगा, यानी कि एवरीबडी इज फ्री, यू नो, टू डू
द डिजायर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच यू वांट टू डू, ठीक है ना, उसको पूरी तरह से इसको इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, ठीक है ना। बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, तो इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया कि देयर विल बी नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि किसी भी तरह से धन का संगठन नहीं किया जाएगा जैसे कि पूंजीवादी समाज के अंदर होता है, ठीक है ना। जितने भी जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि जितने भी आप जो रिसोर्सेज हैं, जो सरकार है वो उन रिसोर्सेज की केयर टेकर है, ठीक है ना। और उसका जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो स्टेट है, ठीक है ना, उसका प्रयास रहेगा कि जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली, यानी कि इस तरह से, यानी कि दे विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। यानी कि जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको समान रूप से नागरिकों के बीच में बांटा जाएगा और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसको दिए जाएंगे जो कि सोसाइटी में सबसे वीक है, यानी कि जो सबसे कमज़ोर है। तो ये है आर्थिक न्याय, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस भी एक बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव टर्म है। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है? पॉलिटिकली एवरीबडी इज इक्वल, ठीक है ना, हर एक के साथ राजनीतिक न्याय होगा, ठीक है ना। आप, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, इंडिया एक लोकतंत्र है, ठीक है ना, तो इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में आप देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव बनने का, इस डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव बनने का हर किसी को इक्वल राइट है, ठीक है ना, हर किसी को समान अधिकार है। तो इसलिए पॉलिटिकली किसी के साथ किसी भी तरह से कोई इंडिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे लिबर्टी, ठीक है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है ना। तो लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम। हालांकि लिबर्टी और फ्रीडम में एक डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आप इसको अभी समझना चाहेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इनिशियल लेवल का लेसन है, आगे के लेसन में हम लोग बताएंगे लिबर्टी और फ्रीडम में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन लिबर्टी का मतलब है, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी कि सोचने की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीव यानी कि विश्वास की स्वतंत्रता, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि इंडिया के अंदर किसी भी तरह के थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की पूरी लिबर्टी इंडियन सिटीजन को मिलेगी और यह हमारे प्रेमबल में दिखाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है इक्वालिटी, यानी कि समानता। तो इक्वालिटी किसकी है? इक्वालिटी है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबका जो स्टेटस होगा, एवरीबडी विल हैव इक्वल स्टेटस, यानी कि उसको एवरीबडी विल हैव द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे ब्रिटिशर्स के टाइम पे होता था, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो क्या करते थे, जो प्रिंसली स्टेट जो रियासतें होती थी, उनके जो राजा होते थे उनको स्पेशल प्रिविलेज देते थे, जमींदारों को स्पेशल प्रिविलेज देते थे। लेकिन जो इंडिपेंडेंट इंडिया है और इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर आप अगर देखेंगे तो देयर इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, यानी कि अपॉर्चुनिटी, देयर इज ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको समान अवसर मिलेगा, ठीक है ना। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फेटर्निटी। देखिए फेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फेटर्निटी मीन्स, ये बहुत ही ऑर्गेनिक टर्म है। फेटर्निटी मतलब भाईचारा, ठीक है ना। फेटर्निटी मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग। फेटर्निटी का मतलब क्या है? जैसे एक समाज में मैं भी रह रहा हूँ, आप भी रह रहे हैं, मेरा रिलीजन कुछ है, आपका रिलीजन कुछ और है, ठीक है ना, आप कोई दूसरे संप्रदाय से हैं, आपका थॉट अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, लेकिन हम सब लोग भारत में रह रहे हैं, हम सब लोग भारत के समाज का एक अभिन्न अंग है, ठीक है ना। तो फेटर्निटी का मतलब क्या है कि हम लोग सब जो हैं वह समझें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ को समझें, ठीक है ना, और सब लोग आपस में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे से रहें, जिसको हम लोग कहते हैं। तो दिस इज फेटर्निटी। तो ये है फेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहां पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है ना, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी, ठीक है ना, को आप देखेंगे उसको एश्योर करने का जो आप कह सकते हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके प्रियम्बल का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। यानी कि जो किसी का भी एक सम्मान है, किसी का एक मान है, ठीक है ना, हम लोग इस तरह से भाईचारा भारत के अंदर होगा कि हर किसी के मान और सम्मान की रक्षा हो, यानी कि उसका सम्मान हो। और यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है ना, यानी कि
भारत के अंदर भाईचारा कैसा होना चाहिए, यानी कि जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर फ्रेटर्निटी कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जो इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी भी प्रोटेक्ट रहे और साथ साथ जो इंडिया है उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी पर भी, यानी कि भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच ना आए। यानी कि भारत एक था, भारत एक है और भारत एक रहेगा, यह प्रेम्बल में यह कहना चाह रहा है। ठीक है ना। अभी यहां पर जो इंटीग्रिटी वर्ड है इसको मैं मार्क करता हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट अगली लाइन, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है संविधान सभा। ठीक है ना। यानी कि जब हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप जानोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, एक कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब यह है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर लिखा गया है। ठीक है ना। और किसके द्वारा लिखा गया है, एक इलेक्टेड बॉडी के द्वारा लिखा गया है, और उस इलेक्टेड बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है ना। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था। ठीक है ना। यानी कि उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई गई है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है ना। कि हम लोग क्या क्या काम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो पूरा, आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा भारत के संविधान को लिखने में। ठीक है ना। तो जो नेहरू जी ने जो उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था, ठीक है ना, जो उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, वही बाद में उसी ने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल का रूप लिया। ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर ये बोल रहा है इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस, ये देखिए 26th डे ऑफ नवंबर, ये जैसे लिखा हुआ है आपको बिल्कुल वैसे ही इसके ऊपर ध्यान देना है। आप इसको आप 26 यानी कि न्यूमेरिकल्स में नहीं लिखोगे। ठीक है ना। ये बिल्कुल जैसे लिखा गया है 26th डे ऑफ नवंबर 1949, क्योंकि आप देखिए एक बार आईएएस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, कि इसको कैसे लिखा गया है। तो ये देखिए वर्ड्स में लिखा गया है 26th डे ऑफ नवंबर 1949। तो आपने बिल्कुल इसको इसी तरह से लिखना है। ठीक है ना। तो देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल में, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो चुका था। ठीक है ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ कुछ प्रोविजन उस दिन लागू हुए थे, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 को भारत के, मतलब भारत को उसका पहला राष्ट्रपति भी मिला था, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट मिला था। तो इसीलिए उसको हम लोग रिपब्लिक डे कहते हैं। ठीक है ना। और उसी दिन भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। अब ये 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ था, ये हम लोग इसके पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि इसके पीछे क्या है। ठीक है ना, इसके पीछे क्या कहानी है। लेकिन ये जो डेट है 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है ना, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 26 नवंबर 1949 क्या है। तो 26 नवंबर 1949 आप इसको कह सकते हैं इट इज नेशनल लॉ डे। ठीक है ना, यानी कि ये राष्ट्रीय विधि दिवस है। ठीक है ना। क्यों बोलते हैं इसको नेशनल लॉ डे, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था और इंडिया के अंदर जो भी कानून है, जो भी लॉ है, उसका सोर्स क्या है, यानी कि उसकी गंगोत्री क्या है। वो गंगोत्री क्या है, वो है हमारे भारत का संविधान, जो कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो इसीलिए इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से मनाते हैं, और दूसरा इसको हम लोग नेशनल लॉ डे के नाम से भी जानते हैं, यानी कि राष्ट्रीय कानून दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस। ठीक है ना। तो यहां पर ये कंप्लीट हुआ। और उसके बाद देखिए आगे, ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 वी डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इस दिन हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, इसको इनेक्ट करते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को देते हैं। कौन देते हैं,
वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो लेक्चर था, क्योंकि ये आप अगर देखेंगे प्रीएम्बल को आप पढ़ेंगे तो एक एक वर्ड अपने आप में आप कह सकते हैं एक एक डिसिप्लिन है, जैसे कि सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं और आप देखेंगे ये आधे घंटे के लेक्चर में हम इनको चाहे भी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इनको आप देखिए एक रफ आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दिया। आगे जाके जब हम लोग फीचर्स करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के तो मैं एक एक चीज को बहुत ही क्लियरली यहाँ पर आपको डिफाइन करूंगा। तो आपने अभी जो लेक्चर में प्रीएम्बल के बारे में देखा और प्रीएम्बल में आपने इसमें देखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि ये प्रीएम्बल किसने तैयार किया है, भारत का संविधान वो किया है भारत के लोगों ने। तो ये पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आउटलाइन है। और अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, हमारे प्रीएम्बल में आज तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, सिर्फ एक बार ही इसके अंदर संशोधन किया गया है और वो जो अमेंडमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा प्रीएम्बल में सिर्फ एक बार ही संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किया गया है। तो अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये प्रीएम्बल को अमेंड किया गया तो ये प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का जस्ट एक इंट्रोडक्शन है या ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग इस लेक्चर के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये देख लीजिए कि अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट किया गया है जो कि 1976 में हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए क्या चेंज किया गया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखेंगे 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं। पहला वर्ड है सोशलिस्ट, दूसरा है सेक्युलर और तीसरा है इंटीग्रिटी, ठीक है ना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स नहीं थे, इनको 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड किया गया। अब ये क्यों ऐड किया गया, ठीक है ना, और इसके पीछे कारण क्या था, ठीक है ना। और ये जो प्रीएम्बल है ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, जैसे बुक का प्रीफेस होता है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसको हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसके ऊपर क्या कहता है, उसको हम लोग इस लेक्चर के पार्ट 2 में देखेंगे और वहां पर हम लोग देखेंगे कि क्यों ये 3 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए और उसके बाद इस अमेंडमेंट यानी कि 42nd अमेंडमेंट जो था 1976 का उसको क्यों किया गया, ठीक है ना। तो आज हमने जो लेक्चर किया ये इंडियन प्रीएम्बल यानी कि द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने एक आउटलाइन दिया, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बिल्कुल आपको देखिए इस पूरे के पूरे प्रीएम्बल को याद करना है, ठीक है ना। इन वर्ड्स के ऑर्डर को आपने बिल्कुल याद रखना है कि जैसे पहले सॉवरन आया है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, बिल्कुल इस ऑर्डर में इस वर्ड को याद करना है, ठीक है ना। बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरे का पूरा प्रीएम्बल आपके सामने था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर पसंद आया तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।